अब यहाँ देखिए, ये रहा इसका एक्सटर्नल फीचर में इसके लिम्स हैं, 2 पेयर लिम्स होंगे, है ना, टेट्रापोड है तो 2 पेयर होगा। अब क्या है, इनके पैर में और आगे वाले पैर में यानी हाथ में उंगलियां कितनी हैं, तो 4 limbs have 4 digits। डिजिट मतलब हो गया फिंगर्स, ठीक है। द मेल्स यानी मेल फ्रॉग्स डेवलप ए डार्क projection during breeding period at their inner side of the first finger called nuptial knot। ये एक प्रोजेक्शन है ना। जैसे आप पाइसेस पढ़ते समय कॉन्ड्रिक्ट थाइस में देखे होंगे कि उनमें जो मेल्स होते हैं उसमें टेल रीजन में क्लस्पर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे कि वो फीमेल को बॉडी के साथ अटैच करते हैं ताकि मैटिंग करने में बने। सिमिलरली द मेल फ्रॉग्स, जिन्हें बुल फ्रॉग भी कहते हैं, दे डेवलप ड्यूरिंग द मैटिंग सीजन। ये ऑल द टाइम प्रेजेंट नहीं रहता, जबकि कॉन्ड्रिक्ट थाइस में ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। इसमें ब्रीडिंग सीजन, जो इनका रेनी सीजन जो होता है वही ब्रीडिंग पीरियड है इनका, उस समय वो एग ले करते हैं। तो ब्रीडिंग पीरियड के दौरान क्या होता है, मेल फ्रॉग के फर्स्ट फिंगर जो होता है, 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर कह लीजिए, उसके इनर साइड अंदर के तरफ, नीचे के तरफ एक पैड जैसा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डार्क कलर का पैड रहता है, इसी को नेप्चल नॉट कहते हैं। रीजन क्या है, इसी के मदद से ये फीमेल को बॉडी के साथ अटैच करते हैं। सो दिस इज ए यूनिक फीचर ऑफ देम, ठीक है, नेप्चल नॉट इसको कहते हैं। एंड द हाइंड लिम्स, अच्छा इसका इंपॉर्टेंस बता दे। नेप्चल नॉट, this helps the males to attach themselves with the females during ब्रीडिंग पीरियड। तो इसके मदद से ये अटैचमेंट एस्टेब्लिश करते हैं ब्रीडिंग पीरियड के दौरान। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। नाउ फॉर द हाइंड लिम्स। ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन फोर लिम्स। longer and more muscular than four limbs। यानी इसके पीछे के पैर आगे के पैर से काफी बड़े और ज्यादा मजबूत होता है। These have 5 digits। पैर में इनके 5 उंगलियां होती हैं, जो कि हाथ में 4 ही दिखती हैं। और जो हमारा थंब होता है उस तरह का उसमें एक स्ट्रक्चर होता तो जरूर है, लेकिन ये सरफेस के बाहर नहीं आता, एक्सपोज होता नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है पर एक्सपोज नहीं होता।
So these have 5 digits and are supported with wave like structure. यानी एक कैसे कहा जाए, अच्छा इसको ड्रॉ करते हैं तो इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा. ये हो गए 5 डिजिट्स, ठीक है, और ये हिस्सा हाइंड लिम्ब का, पीछे के पैर का. अब ये उंगलियां एक दूसरे से फ्री लग रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है. इनके बीच में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है. और यही है वेव. अब देखिए, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है, ये पंजा है, लेकिन पंजा एक चौड़े से स्ट्रक्चर की तरह है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की तरह है ना. ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होने से इसको बेनिफिट क्या होता है, ये कोलैप्सेबल है, मुड़ सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, फैल भी सकते हैं, ठीक है. तो फिंगर मूवमेंट में भी मदद दे रहा है, और इसका मेन मकसद है इस तरह के स्ट्रक्चर आने का, ये इसे तैरने में मदद करते हैं. जैसे नाव चलाते हैं तो जो मतलब नाव चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग लोकल भाषा में चप्पू कहते हैं ना, चला के पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं. तो नीचे की तरफ देखिएगा वो फैला हुआ होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है. तो वैसा ही ब्रॉडनेस उसे चाहिए, पर फिंगर्स को अगर फ्री कर देगा, ये बीच का जो स्ट्रक्चर है वो आ नहीं पाएगा. तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए इसीलिए एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है, इसी को वेव हम लोग कहते हैं, राइट. तो आइडिया लग रहा होगा. और इससे ये बेनिफिट क्या लेता है, इट हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर. द वेव helps them to swim in water. और एक चीज है, इस हाइंड लिम्ब की खासियत क्या है, इसी के मदद से ये एक्चुअली लीप ऑफ करता है, मतलब उछलता है. फ्रॉग का जो मूवमेंट है उसको हम लोग हॉपिंग मूवमेंट कहते हैं. उसी वजह से ये नॉर्मल 4 पैर के कॉम्बिनेशन से या कोऑर्डिनेशन से नहीं चल पाता, ये उछल उछल के चलता है. तो पीछे वाले पैर से वो लीप ऑफ करता है, उछलता है और फिर आगे जाता है, फिर उछलता है, फिर आगे जाता है. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड हॉपिंग मूवमेंट. सो द फ्रॉग्स डू हॉपिंग मूवमेंट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर हाइंड लिम्स. इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बीच में काफी लंबा डिफरेंस होता है. द मूवमेंट of the frogs on soil surface is hopping type. और ये हॉपिंग मूवमेंट ये लेकर कैसे आता है, से फॉर एग्जांपल ऐसे फ्रॉग बैठा हुआ है like this, ये जंप करेगा, then it will reach over here, then again it will jump and so on so forth. So this jumping is equivalent to hopping. Figure demonstration of frog hopping. और ये फिगर हो गया वेव इन हाइंड लिम्ब.
ऑफ फ्रॉग। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। ये सीरियल नंबर कितना था? लिम्स में ही चल रहे थे कल, लिम्स का ही सीरियल चल रहा था। कितना नंबर देख लीजिए, 4 चल रहा था। अच्छा, सीरियल नंबर 5। द आईज ऑफ फ्रॉग आर with eyelids and nictitating membrane। फ्रॉग्स के आंख के ऊपर दो दो सपोर्ट या प्रोटेक्शन के लिए पर्दे रहते हैं। एक हो गया आईलिड और दूसरा हो गया निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आईलिड क्या करता है? प्रोटेक्ट्स व्हेन दे आर ऑन सॉइल। जब ये जमीन पर होता है तब उसके आंख की सुरक्षा के लिए वो आईलिड का इस्तेमाल करता, मतलब हाँ आईलिड का इस्तेमाल करता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इट इज ए ट्रांसपेरेंट membrane like structure, STR for structure, over the eyes, completely covering the eyeball to prevent water contact with the eye. At the same time, allows the eyes to see clearly in water। पानी में ये साफ तरीके से देख सके आसपास क्या है, उसके लिए इसके आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पर्दा रहता है जिससे लाइट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। एट द सेम टाइम इस पर्दे की वजह से आंख के साथ वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होता। इस तरीके से वो क्या करता है, अपने आंख का प्रोटेक्शन करता है और उसे देखने में भी आसानी होती है। दिस थिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। जो पाइसेस हैं उनके आईज पे भी ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट द डिफरेंस इज दे डोंट हैव आईलिड्स। ठीक है, आईलिड्स इसमें नहीं होते, पर इसमें आईलिड एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोथ आर देयर। तो दिस इज द स्पेशलिटी। वहां तक नोट कीजिए। ये सीरियल नंबर 5 हो गया। आगे इससे पढ़ते हैं। Serial number 6, the frogs can't adjust with the surrounding variable temperature, and so are called
पोइकिलोथर्म्स। देखिए एक चीज, हम लोग जब एम्फीबिया और रेप्टाइल्स ये सब पढ़ रहे थे, मैमल्स, बर्ड्स, उसमें एक बात बोले थे होमियोथर्म एंड पोइकिलोथर्म के बारे में। पोइकिलोथर्म के बारे में था क्या कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। सराउंडिंग के टेम्परेचर से इसका बॉडी टेम्परेचर प्रभावित होता है और वो चेंज करने लगता है। तो देखिए, अगर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। रीजन क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एंजाइम्स, जिनके मदद से सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, सिस्टम काम करता है, वो एंजाइम काम नहीं करेंगे, वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो एंजाइम को ठीक ठीक काम कराने के लिए उसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर देने का जरूरत होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर एनिमल जैसे भी दे, पर उसे उसको मैनेज करना होगा। अब जो एनिमल कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं वो हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, और उनके लिए टर्म है होमियोथर्म्स, और इसमें आते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स। लेकिन जो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ वेरिएशन से, मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर अलग हो रहा हो, बदल रहा हो, बॉडी टेम्परेचर उस अनुरूप अगर नहीं रख पाता है, तो फिर वैसे एनिमल्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पोइकिलोथर्म्स, और उन्हें हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका बॉडी टच करके देखिएगा, बहुत ठंडा लगेगा, जैसे स्नेक, जैसे लिजार्ड्स, उसी तरह जैसे फ्रॉग्स का बॉडी बहुत ठंडा होता है। रीजन क्या है, बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाते, दिस इज द रीजन। अब है क्या, ऐसे ही बॉडी ठंडा है और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रॉग भी इसके अंतर्गत आता है, तो फ्रॉग भी पोइकिलोथर्म हुआ। नाउ हाउ डज इट मेंटेन इटसेल्फ? जब टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, गर्मी के दिन में काफी बढ़ जाता है, जाड़े के दिन में काफी घट जाता है, उस समय जाता कहां है? क्योंकि दिखता तो है, तो जाता कहां है? तो ये क्या करता है, उस समय सो जाता है। और सोता है कहां जाके? कीचड़ में। कीचड़ कहां मिलेगा? तालाब या नदी के नीचे। नदियों में तो कम ही पाया जाता है, ज्यादातर तालाब उन सब जगहों पे नीचे मिलेगा, ठीक है। क्यों वहां जाता है? रीजन क्या है, वाटर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। हाँ, तो ऊपर का सरफेस टेम्परेचर पानी का कम होगा, लेकिन नीचे ज्यादा होगा, क्योंकि सॉइल के कांटेक्ट में है। सॉइल का टेम्परेचर जो होगा, वाटर का टेम्परेचर लगभग वही हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर गर्मी के दिन में आप देखिएगा, सरफेस टेम्परेचर और वाटर अगर ज्यादा है, राइट, नीचे की तरफ जाइएगा, गहराई में जाइएगा, वहां पे टेम्परेचर कम मिलेगा। तो वो एरिया ऐसा है जहां पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वेरिएशन कम है। तो ये साहब क्या करते हैं, तालाब के नीचे जाके वहां चुपचाप बैठे रहते। तो इसका जो गर्मी के दिन का जो स्लीपिंग मोड है, ज्यादा गर्मी में नहीं निकलता, उसको कहते हैं समर स्लिप, और जाड़े के दिन में वहां छुपा हुआ रहता है, उसको कहते हैं विंटर स्लिप। उनमें कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर कंडीशन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम जाड़ा में सांप नहीं निकलता, निकलता तो है ही, पर छुपा हुआ रहता है, और वो पानी में तो नहीं जाता, जमीन में कहीं किसी कॉर्नर में, किसी कोना में, बिल में जाके छुपा हुआ रहता है, ऐसा रहता है। उसी तरह से लिजार्ड्स, ये आसानी से आपको जाड़े के, एक्सट्रीम जाड़े में, एक्सट्रीम गर्मी में नहीं मिलेंगे, वो भी किसी कोना में जहां पे टेम्परेचर वेरिएशन कम है या कंपेरेटिवली कूलनेस है गर्मी के दिन में, वहां जाके रहेगा। ठंडे में वैसे जगह पे जाके रहना कोशिश करेगा जहां पे बाहर का टेम्परेचर का एक्सपोजर कम रहता है। तो हम लोग खोजते रहते हैं पर मिलता नहीं है, कहीं तो जाता ही होगा, तो वैसे ही किसी जगह पे जाके छुपा हुआ रहता है। दिस इज द थिंग। सो टू अवॉइड temperature, TMP for temperature variation, frogs take a deep dive in ponds and lakes, reach the bottom
and stay there till the temperature is favorable. This is called frog sleeping. विंटर में जो फ्रॉग स्लीपिंग होता है तो इसे कहते हैं विंटर स्लीप, और इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म है हाइबरनेशन। और समर में ये लेता है समर स्लीप, और इसे कहते हैं एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, AESTABITION, एस्टिवेशन। वो हाइबरनेशन और ये एस्टिवेशन। ये बहुत सेंसिटिव एनिमल होता है, और अगर सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट उल्टा सीधा है, सपोर्टिव नहीं है, उसमें कंटामिनेशन ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो पहला काम करता है ये भाग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर किसी सराउंडिंग में आपको फ्रॉग दिख रहा है, दैट मीन्स द एनवायरनमेंट इज सुटेबल एंड इज कंपेरेटिवली क्लियर एंड हेल्दी, आप कह सकते हैं। सो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो फ्रॉग इन द सराउंडिंग इज अ गुड साइन और comparatively better condition of environment, and that is why they are called as sentinels of environment। मतलब ये environment indicator की तरह काम करता है। एक और चीज है, जब आप लाइकेन पढ़े थे, कहाँ पे बताइए तो? लाइकेन मोनेरा में बताए थे ना, मोनेरा नहीं, इसमें फंजाई में, क्योंकि फंगल एसोसिएशन एल्गी के साथ होता है तो लाइकेन बनता है। लाइकेन के बारे में एक बात है कि अगर आपके सराउंडिंग में लाइकेन है, इसका मतलब फिर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है। आपके यहाँ आपके सराउंडिंग में सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है। अगर एयर पोल्यूशन होगा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड आएगा एयर में ज़्यादा मात्रा में, तो पहला काम होगा लाइकेन वहाँ मर जाएंगे, वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो अगर सराउंडिंग में लाइकेन है, इसका मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली प्योर है और स्वच्छता बनी हुई है, राइट। तो उसी तरीके से ये एनिमल भी एक एनवायरनमेंट इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर सराउंडिंग में फ्रॉग है, इसका मतलब है कंपैरेटिवली सेफर एनवायरमेंटल कंडीशन में हम लोग हैं। AES सॉरी, एस्टिवेशन हो गया। अच्छा, नोट कीजिए। अब इसके आते हैं अदर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे। ओके, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी अगर देखें, यानी एक्सटर्नल फीचर, इट इज ऑलरेडी डन, क्योंकि हम लोग इसको जो डिस्क्राइब किए, जो इसके जितने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग देखे, दे ऑल कम अंडर द मॉर्फोलॉजी। अब हम लोग देखें फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
ये कैसा दिखता है, ग्रीन कलर डॉर्सल सरफेस से, वेंट्रल सरफेस से येलोइश या व्हाइटिश, ठीक है। तो ये इसका एक्सटर्नल फीचर हो गया। इसके हेड है, ट्रंक है, ट्रंक फिर एब्डोमेन और थोरैक्स उसमें डिवाइडेड है, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद फिर इसके फोर लिम्स, हाइंड लिम्स हैं। फोर लिम्स छोटे होते हैं, हाइंड लिम्स बड़े होते हैं। हाइंड लिम्स में वे भी स्ट्रक्चर रहता है, 5 डिजिट्स होते हैं। फोर लिम्स में क्या रहते हैं, 4 डिजिट। और ये तैरने के लिए मेनली इस्तेमाल करता है अपने पिछले पैर का, और उसी से वो हॉपिंग करके या लिपिंग करके चलता है। तो दे कैन नॉट वॉक एक्चुअली। ये इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। फिर हेड में देखते हैं नॉस्ट्रिल होते हैं 1 पेयर, ठीक है, और फिर एक जोड़ी आंखें हैं, एंड दे हैव इन प्लेस ऑफ ईयर्स दे हैव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं होता, इसका एक्सटर्नल ईयर शुरू ही होता है कहां से, ईयर ड्रम से, टिम्पैनम से या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। फिर आप उसका और स्ट्रक्चर देखेंगे तो टेल एब्सेंट है, ठीक है। सो दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स, इन्हें ही हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कह रहे हैं। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका मतलब हो गया इसके आंतरिक संरचनाएं कैसी, इंटरनली ये कैसा दिखता है, और इसके कौन कौन से सिस्टम्स हम लोग को मिलेंगे। सो दे हैव, पॉइंट नंबर 1, दे हैव well developed digestive, respiratory, circulatory, excretory, nervous and reproductive systems. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 well defined systems are there. स्किन भी है तो क्यूटेनियस सिस्टम भी हो गया, और इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है तो एंडोक्राइन सिस्टम भी हो गया। मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी होता है, इसका स्कल भी है और इसका स्केलेटन भी है, बोन का बना हुआ, तो इसका स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो हम लोग जिनको टारगेट करेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सिटरी, थोड़ा सा नर्वस एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको हम लोग देखेंगे। तो मोर और लेस फ्रॉग का जो एक कंबाइंड डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको लगभग सबको दिखाने की कोशिश की गई है। ये डायग्राम एक्चुअली है क्या, जब हम फ्रॉग को डिसेक्ट करते हैं, अब तो हालांकि ये है नहीं अलाउड, तो जब हम लोग फ्रॉग को डिसेक्ट करते हैं, इसके मॉडल्स आपको मिलेंगे जिसमें आप करके देख सकते हैं मॉडल्स पे। तो इसका जब एब्डोमेन ओपन करेंगे, एब्डोमेन साइड से ही हम लोग, है ना, सीजर चलाते हैं, इसको डिसेक्ट करते हैं। करने के बाद आपको जो जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे वो सारे आपको डायग्राम में दिखाए हुए। तो ये आप नोट कीजिए, तो हम लोग इसका एक कंपोजिट डायग्राम देखें। दे हैव, है ना, यहां तक कीजिए। वन बाय वन देखिए इसके डाइजेस्टिव सिस्टम।
This is a diagrammatic representation of mouth and mouth cavity and after that how the mouth goes on. ठीक है, तो एक्चुअली इसको फिगर 1 इसको फिगर 2 करना चाहिए था. एनीवे पहली की बात हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि इसके माउथ में जो जॉज हैं दैट आर सपोर्टेड विद जॉज, है ना, तो ये टीथ, बट द टीथ आर नॉट फॉर कटिंग एंड चिविंग द प्रे, रादर they help the mouth to close properly so that their insect food is not escaping out. उसके मुंह से उसका खाना भाग नहीं जाए, इसके लिए इफेक्टिव क्लोजिंग के लिए उसके मुंह में दांत होते हैं फर्स्ट और फोरमोस्ट. अब अपने फूड को पकड़ता कैसे है, हाथ पांव तो उतने उस लायक है नहीं, तो इसके टंग बाइफर्केटेड होते हैं और ये लंबा बाहर निकलता है. एंड इसके इंटीरियर पॉइंट में आगे की तरफ ये दो हिस्से में ऐसे बटा हुआ रहता है. एंड इट सर्व्स एज ए होल्डर ऑफ देयर फूड. तो इसके मदद से अपने शिकार को ये पकड़ता है और सीधे मुंह में डाल लेता है. ऐसा करके जाता है, मुंह में डाल के लाकर. दिस इज हाउ दे वर्क. ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि किस तरीके से इसका माउथ काम करता है. अब माउथ कहां ओपन होता है, वो माउथ आकर ओपन होता है किसमें, फेरिंक्स. फेरिंक्स इज सपोर्टेड बाय एसोफेगस फॉलोड बाय द स्टमक. स्टमक आगे चलता है, खुलता है किसमें, इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन आगे जाके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, इसको कहते हैं रेक्टम. और रेक्टम जाके ओपन होता है एक कॉमन ओपनिंग में, एक कॉमन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, इसको नाम दिया गया है क्लोआका. ठीक है, और फिर क्लोआका में एनफ वेस्ट मटेरियल यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो जमा होता है, देन इट पासेस आउट थ्रू इट. इन द मेन टाइम इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको सपोर्ट करता है लिवर. लिवर बनाता है बाइल, वो टेम्परेरी स्टोर करेगा बाइल को किसमें, तो गॉल ब्लैडर में. और इसके डाइजेशन को हेल्प करने के लिए इसके पास पैंक्रियास भी होते हैं, राइट. तो पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर का कंबाइंड मिक्स एक्सट्रैक्ट पैंक्रियाटिक जूस बन के विद बाइल पहुंचता है किसमें, इसके स्टमक के नीचे यानी इंटेस्टाइन. और वहां फिर फाइनल डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता रहता है. जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो आके रेक्टम में जमा होगा और फिर रेक्टम से इसके क्लोआका. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. अब ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम का. फिगर 1 and 2, फिगर 1 कर दीजिए. कंबाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए फ्रॉग. तो दोनों डायग्राम से हम लोग कंबाइंड वे में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को शो कर रहे हैं. अब इसके फिजियोलॉजी पार्ट में, डाइजेशन के फिजियोलॉजी पार्ट में हम लोग देखेंगे फूड डाइजेशन कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है.